दिल्ली में शाम उतर रही थी। लाल किला के सामने की सड़क हमेशा भीड़ से भरी रहती है। कोई मेट्रो पकड़ने की जल्दी में था तो कोई शाम के हवा के मजे ले रहा था। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि ये शाम भारतीयों के इतिहास में एक जख्म दे जाएगी। एक हायुंडई i20 कार जो पिछले 3 घंटे से लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास खड़ी रहती है, धीरे धीरे वह आगे आती है और एक लाल सिग्नल पर वह रुक जाती है। और फिर अचानक धम की आवाज। धमाके के बाद सिर्फ धुआं नहीं फैला बल्कि पूरे देश में एक डर फैल गया। हर तरफ जली हुई कारें, टूटे हुए शीशे, भयभीत लोग और हड़बड़ाहट में भागते हुए नागरिक। रिपोर्ट में बताया गया कि 8 से अधिक लोग उसी वक्त मर गए और 20 से अधिक लोग उसी वक्त घायल हो गए। गाड़ियों में आग की लपटें, सड़कों को सील कर दिया गया, इलाके को बंद कर दिया गया और लाल किला को 3 दिन तक बंद रखा गया। और फिर हर मोबाइल स्क्रीन पर एक ही खबर, दिल्ली ऑन हाई अलर्ट। कुछ लोग कह रहे थे कि यह शायद कार में शॉर्ट सर्किट था, पर जब फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तब सबके होश उड़ गए। कार में डिटोनेटर्स थे और विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। ये कोई एक्सीडेंट बर्न कार नहीं थी, ये एक प्री एक्सप्लोसिव डिवाइस थी। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ये ब्लास्ट प्री मैच्योर था, यानी ये पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। डिवाइस पूरी तरह असेंबल नहीं थी, फिर भी इतनी बड़ी तबाही। यही से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कार एक ही जगह 3 घंटे तक पार्क रही। कार में एक आदमी बैठा था, उसकी पहचान डीएनए में कंफर्म हो जाती है तो नाम सामने आता है उमर। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वहां 3 घंटे तक कार क्यों खड़ी रही? क्या वह किसी का इंतजार कर रही थी या फिर किसी आदमी को वह रुकी हुई थी या फिर डिवाइस ही गलती से फट गया था? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, 10 नवंबर 2025 शाम के करीब 6:52 पर रेड फोर्ट मेट्रो गेटवे नंबर 1 के पास एक सफेद कार धीरे धीरे चल रही थी। फिर अचानक वह गाड़ी तेज धमाके के साथ फट जाती है। दूसरे गाड़ियों के भी शीशे तक टूट जाते हैं। इस ब्लास्ट में 8 से 13 लोग मारे जाते हैं तो 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। फोरेंसिक और दिल्ली पुलिस की जांच की शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण चीजें सामने आती हैं। कार के हिस्सों पर अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल के निशान पाए गए और विस्फोट बाहर से हुआ था, ना कि अंदर से, यानी एक्सीडेंटल घटना ये नहीं थी। एम्फो यानी अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल एक विस्फोटक पदार्थ है जो कार के विस्फोट में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दिल्ली पुलिस के द्वारा सीसीटीवी चेक किया जाता है तो पता चलता है कि कार 2 बार रूट बदलकर उस जगह पर पहुंची थी। ड्राइवर ने कॉलर और मास्क से अपना चेहरा ढक दिया था ताकि उसे कोई देख ना सके। और उस गाड़ी में जो बैठा था उसका नाम उमर था। जिस कार में ये डॉक्टर उमर नाबी बैठा था वह कार i20 कार होती है और जैसे ही i20 कार की ब्लास्ट होती है उसी वक्त तुरंत फायर सर्विस और एम्बुलेंस बुलाए जाते हैं। दिल्ली पुलिस, एनएसजी और फोरेंसिक टीमें तुरंत जांच शुरू करती हैं। पूरा इलाका सील कर दिया जाता है और नॉर्थ इंडिया के इलाकों को हाई अलर्ट पर जारी रखा जाता है। उमर नबी जो i20 कार में बैठा था उसकी जड़ें जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई होती हैं। ये हरियाणा के फरीदाबाद में अल बलाहा यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। जांच में सामने आया कि उमर नबी व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का हिस्सा था और ये आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ था जिसका नाम था जैश-ए-मोहम्मद। रिपोर्ट में सामने आया कि डॉक्टर उमर विस्फोटक पदार्थ बनाने में काफी माहिर था। इसने 5 से ज्यादा सैंपल अपने रूम में एडजस्ट किए थे जिसमें अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग किया गया था। ब्लास्ट के बाद डीएनए मैच किया गया। उमर के भाई और उनके मां के डीएनए को लिया गया तो पता चला कि जो आदमी था वह उमर ही था। इससे पहले गुजरात पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जिससे इस घटना का लिंक बताया जा रहा है। डॉक्टर अहमद मुहिउद्दीन सैयद, हैदराबाद के डॉक्टर, जिनके पास 2 पिस्टल, 1 बेरेटा, 30 जिंदा कॉर्टिज और 4 लीटर अरंडी का तेल मिला। इसके बाद आजाद सुलेमान शेख जो यूपी के समली का एक दर्जी था और तीसरा मोहम्मद सुहेल मोहम्मद सलीम खान जो यूपी के लखीमपुर का रहने वाला था। ये लोग राइसिन बनाने की साजिश में लगे हुए थे। रिपोर्ट में सामने आया कि ये लोग राइसिन को प्रसाद में मिलाने वाले थे। इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोविंस से इनका लिंक जुड़ा हुआ था, पर गुजरात के एटीएस ने यह साफ कहा कि कोई अभी तक ऐसी सबूत नहीं मिली है जिससे इस घटना को लिंक बताया जा सके। अब आते हैं लाल किले के मुद्दे पर। ब्लास्ट के तुरंत बाद स्थिति को कंट्रोल किया गया और साथ ही यूपी, महाराष्ट्र जैसे स्टेट में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इसके बाद लाल किला को 3 दिनों तक बंद किया गया ताकि जांच पूरी तरह अच्छी से हो सके। इसके बाद जांच एनआईए को सौंपी जाती है और यूएपीए के एक्ट के तहत इसे दर्ज किया जाता है।
इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने बयान में कहते हैं कि आज मैं भारी दिल के साथ आया हूं। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। हम सभी उनके साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम पूरी तरह जांच कर रहे हैं, अभी कुछ चीज को बंद नहीं किया गया है, हर एंगल पर काम किया जा रहा है। एनएसजी, एफएसएल, एनआईए टीमें तुरंत मौके पर पहुंची हैं। सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू हो गई है। पर इस भयानक स्थिति में भी कुछ लोग ये कहते हैं कि दिल्ली में तनाव है, लगता है कहीं चुनाव है। इस लाइन को आपने जरूर सुना होगा। ये लाइन तब बोली जा रही थी जब दिल्ली दहशत में थी, जब लाल किला धमाकों से हिल गया था, जब कुछ लोग भय में थे। लेकिन कुछ लोगों के लिए सिर्फ पॉलिटिक्स, सरकार की चाल, इलेक्शन का माहौल। पर डॉक्टर उमर उन नबी, एक डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, अचानक देश की राजधानी में ब्लास्ट कैसे? और असली सवाल तो ये है कि डॉक्टर उमर उन नबी अकेला काम कर रहा था या फिर ये एक आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर उमर उन नबी का कनेक्शन जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़ा हुआ था। इसका सबसे पहला सबूत उसके टेलीग्राम चैनल पर मिलता है, जिसमें पहले ग्रुप का नाम उमर बिन खत्तब और दूसरे ग्रुप का नाम हरजांदन ए दरल उल्लम। ये दोनों ग्रुप सिर्फ चैटिंग रूम नहीं थे, बल्कि ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे, जहां से पाकिस्तान और तुर्की के हैंडलर सीधे सपोर्ट कर रहे थे। कई रिपोर्ट्स में तो इनके हैंडलर्स के नाम भी सामने आए, जैसे पाकिस्तानी हैंडलर्स का नाम हसीम आरिफ निसार और तुर्की बेस्ड व्यक्ति डॉक्टर ओकासा। इसके बाद एक और सबूत मिलता है कि डॉक्टर उमर उन नबी ने अपने ही घर में एक अलग लैब बनाई हुई थी, जिसमें वह एक्सप्लोसिव मटेरियल्स का टेस्ट करता था। उमर और उसके मॉड्यूल के बैंक अकाउंट की जांच में कुछ लेन देन मिले। कई अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। ये फंड्स आए थे हवाला रूट्स, चैरिटी फंड्स और एनक्रिप्टेड वॉलेट के जरिए। ये कोई लड़का नहीं था, ये एक आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का हिस्सा था और यह ऑर्गेनाइज सिस्टम के लिए काम कर रहा था। जिस वक्त यह धमाका हुआ उसी वक्त टीवी में यह दिखाना शुरू कर दिया कि इसमें आरडीएक्स का हाथ हो सकता है, क्योंकि आरडीएक्स एक हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब है। आतंकवादी घटनाएं सुनकर पहला नाम तो आरडीएक्स ही अपने ख्याल में आता है, पर सच इसके बिल्कुल ठीक उल्टा है। जांच शुरू करने पर पता चला कि इसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। अगर अमोनियम नाइट्रेट को फ्यूल में मिला दिया जाए तो यह एनफो बन जाती है, जिससे खतरनाक विस्फोट होता है और इसी वजह से लाल किला पर भी विस्फोट हुआ। अगर आरडीएक्स यहाँ इस्तेमाल हुआ होता तो उसका सबूत यहाँ जरूर मिलता। जिस कारण से यहाँ ब्लास्ट हुआ वह था अमोनियम नाइट्रेट, और इसे डॉक्टर उमर ने अलग अलग जगहों से अलग अलग क्वांटिटी में खरीदा था। उमर ने हरियाणा के नह जिले, फरीदाबाद और फर्टिलाइजर की दुकानों से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था। अगर आरडीएक्स की बात की जाए तो किसी क्रेडिबल फोरेंसिक रिपोर्ट में भी इसका एक कण भी कहीं पर नहीं मिला है। दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट में एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, वह है हमारी सामूहिक समझ। आतंकवादी किसी पार्टी का नहीं होता, उसका एक ही लक्ष्य होता है, समाज में डर फैलाना और समाज को आपस में बांटना। ऐसे समय में जरूरत होती है समाज को एकजुट रहकर रहना। लेकिन एक बात सामूहिक तौर पर सबसे बुरी लगनी चाहिए कि दिल्ली में तनाव है, लगता है कहीं चुनाव है। अगर दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट को भी हम चुनाव के नजरिए से देखें तो फिर हमारी सामूहिक समझ तो बिल्कुल ही कम है। ऐसी बातें ना सुरक्षा को समझती हैं, ना इंसानियत को, ना ही स्थिति के भय को। ये सिर्फ हमें असली मुद्दों से भटकाती हैं, जैसे कि सुरक्षा में कहाँ कमी रह गई। इन लूप होल्स को बंद करने की जरूरत है और भविष्य में ऐसे हमले को रोकने के लिए हमारी एजेंसी कैसे काम कर सकती है। लाल किला सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं बल्कि हमारी अपनी पहचान है। आतंकवादी तभी जीतते हैं जब हम आपस में बढ़ जाते हैं, और देश तभी जीतता है जब हम आपस में एक होकर खड़े रहते हैं। धन्यवाद।